इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है, इसे अन्यथा ना लें। ये बात नोएडा शहर की है। यह ऐसा शहर है जहां ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, उसकी एक शाखा नोएडा में भी थी। कंपनी ने मुझे वहां का हेड बनाकर मेरा ट्रांसफ़र नोएडा के लिए कर दिया। इस तरह से मैं अब नोएडा आ गया। कंपनी का वहाँ 2 कमरों का फ्लैट था, जहाँ मुझे ठहरना था और लगभग मेरी ज़रूरत का सभी सामान वहाँ उपलब्ध था। पहले दिन मैं सीधा ऑफिस पहुँचा। वहाँ के मैनेजर राकेश जी ने मेरा स्वागत किया और कंपनी के बारे में सारी आवश्यक जानकारियाँ मुझे दी। लगभग सारा दिन कंपनी में मीटिंग आदि में ही गुजर गया। शाम को जब मैं और राकेश कंपनी से बाहर निकले तो मैं बहुत थका हुआ सा था। राकेश जी मेरी स्थिति को ताड़ते हुए बोले, सर जी, लग रहा है आप काफ़ी थक गए हैं। आज आपका रात का डिनर हमारे साथ है और आपके फ्लैट के सामने वाला ही मेरा फ्लैट है। आप नहा धोकर तरोताज़ा हो जाइए। जब तक मैं और मेरी पत्नी आपके लिए बेहतरीन डिनर का बंदोबस्त करते हैं। मैं राकेश जी, तकल्लुफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। राकेश, अरे सर, इसमें तकल्लुफ़ कैसा? आज तो आप हमारे मेहमान हैं। इस पर मैं बोला, चलो ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राकेश जी, धन्यवाद आपका। मैं, नहीं, वो तो मुझे आपको कहना चाहिए। फिर मैं अपने फ्लैट पर गया। वो 2 कमरों का अच्छा फ्लैट था और सभी कुछ ठीक प्रकार से सजा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लैट की बालकनी से मुझे राकेश का फ्लैट सामने ही नज़र आ रहा था। खैर, मैं फटाफट बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर तैयार हो गया और राकेश के फ्लैट की ओर चल दिया। राकेश के फ्लैट के बाहर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक पल के लिए तो मेरी नज़र ही ठहर सी गई। मेरे सामने लाल रंग की चमकदार साड़ी में तीखे नैन नक्श लिए, माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदिया, आँखों में गहरा काला काजल, कानों में लहराती हुई बालियाँ और खुली हुई लहराती जुल्फ़ों में एक महिला खड़ी थी। मैं तो देखता ही रह गया। उन्होंने आवाज़ दी, अंदर आइए ना। मेरा सुंदर स्वप्न टूटा और मैं अंदर आ गया। भाभी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं अंदर आ गया। काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम था। अंदर की सजावट काफ़ी आकर्षक थी। सभी चीज़ें करीने से लगी हुई थी। सामने एक बड़ी सी पेंटिंग थी और उस पेंटिंग के नीचे बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग के सोफ़े लगे हुए थे। कविता ने मुझे सोफ़े पर बैठने के लिए कहा और तभी राकेश भी आकर मेरे पास ही सोफ़े पर बैठ गए। राकेश जी ने बैठते हुए अपनी धर्मपत्नी कविता से मेरा परिचय कराया। वो बोले, कविता, ये हमारी कंपनी के नए ब्रांच ऑफिसर सुमेश जी हैं। आज ही इन्होंने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। एक बार फिर से हम दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। मैंने कहा, राकेश जी, आपने भी भाभी जी को मेरे कारण बेवजह ही परेशान कर दिया। कविता, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप तो हमारे मेहमान हैं। मेहमानों का स्वागत करना मुझे अच्छी तरह से आता है। इतना सुनकर कविता रसोई की ओर चली गई और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आई। कविता, सुमेश जी, आप पानी लीजिए। इसके बाद आप चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स क्या लेंगे, मुझे बताइए। मैं अभी प्रबंध करती हूँ। मैंने कविता के हाथ से पानी का गिलास लिया और कहा,
आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय। मगर खाना खाने के बाद वो बोली, जी बहुत अच्छा, आप दोनों हाथ धो लीजिए, मैं खाना ला रही हूँ। थोड़ी देर में कविता भाभी किचन से 2 प्लेट खाने की लेकर आईं। खाने में कई प्रकार के स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन बनाए हुए थे। दोस्तों, सच पूछो तो खाना खाकर मज़ा ही आ गया। कविता भाभी बार बार हमसे खाने के बारे में पूछ रही थीं कि खाना कैसा बना है, नमक तो कम ज़्यादा नहीं है, खाना स्वादिष्ट बना है या नहीं। मैं बोला, सभी कुछ बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट है, बिल्कुल आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है। ऐसा लाजवाब खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। आपके हाथों में तो जादू है। भाभी मेरे मुंह से इतनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। तभी अचानक राकेश के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और वो खाना छोड़कर बाहर किसी से बात करने लग गया। कविता भाभी मेरे पास ही खड़ी थी। बस रहने दो सुमेश जी, क्यों झूठी तारीफ के पुल बांध रहे हो? ऐसा क्या स्पेशल बनाया है कि आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं? मैं, नहीं भाभी जी, बेहतरीन पकवान है। आपकी पूरी और छोले की सब्जी खाकर तो मज़ा ही आ गया। आपका तो हाथ चूमने का मन कर रहा है। वो हंसते हुए बोली, बस रहने दो और ज़्यादा तारीफ ना करो। तभी राकेश अंदर आया और बोला, सॉरी सर, किसी का अर्जेंट कॉल था। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, लो खाना खाओ। राकेश मुझसे बोला, सर जी कैसा लगा खाना? मैंने कहा, यार राकेश, मज़ा आ गया भाभी जी के हाथों का खाना खाकर। वास्तव में उनके हाथों में जादू है। आप तो धन्य ही हो गए ऐसी बीवी पाकर। मेरी बात सुनकर कविता भाभी वहीं खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर मैं वहाँ से उठा और चलने लगा। मैंने राकेश को धन्यवाद किया। राकेश, सर जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आज आप हमारे मेहमान हैं और हमारी कंपनी के बॉस हैं, तो यह तो हमारा कर्तव्य था। आगे भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बेझिझक बता देना। आप इस शहर में नए हैं, हम दोनों आपकी सहायता कर देंगे। मैं उन्हें अभिवादन करके अपने फ्लैट की ओर चल दिया। मैं अपने फ्लैट पर पहुंच गया और बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठ गया और खिड़की से शहर का नज़ारा देखने लगा। प्रातःकालीन बेला में सूर्य देवता मानो आसमान से अपनी चमक और अपनी लालिमा से इस संसार में अपनी चमक बिखेर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अप्रैल का महीना था। खिड़की से बाहर का नज़ारा वास्तव में ही मन को मोहने वाला था। मेरे गेस्ट हाउस के सामने ही कविता भाभी और राकेश का घर था। मैंने अंदर आकर थोड़ा पानी पिया, फिर फ्रेश होकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अचानक ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे की डोरबेल बज रही थी। मैं नहाते हुए कहा, रुको, अभी आ रहा हूँ, पर बेल अभी भी बज रही थी। शायद मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। मैं जल्दी से एक तौलिया बांधकर बाथरूम से बाहर आया और आकर दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने कविता भाभी खड़ी थी। मुस्कुराती हुई वो एकदम माधुरी दीक्षित जैसी लग रही थी। कविता भाभी, सुमेश जी कहाँ खो गए? मैंने हड़बड़ा कर कहा, कहीं नहीं। कविता भाभी, कहीं तो खो गए लगते हैं आप तो मुझको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन दूसरे ग्रह का प्राणी देख लिया हो। मैं, अरे नहीं भाभी, आप हो ही इतनी खूबसूरत, आपकी खूबसूरती में ही कहीं खो गया था। कविता मुस्कुराती हुई बोली, सुमेश जी आप भी ना, फिर तो मैं भाग्यशाली हूँ कि कोई तो है जो मेरी खूबसूरती की प्रशंसा करता है। कविता,
मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। आप नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं, कविता जी, आप भी बेकार में तकल्लुफ़ कर रही हैं। कविता, सुमेश जी, इसमें तकल्लुफ़ कैसा है? आप जब तक यहाँ हो हमारे मेहमान हो, इसलिए अब ना नुकुर ना करो। मुझे बताओ, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? इस बार कविता जिद करती हुई बोली। मैं, अब आप इतना कह ही रही हैं तो गरम गरम आलू के पराठे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इस बहाने आपके हाथ का स्वाद भी चखने को मिल जाएगा। कविता मुस्कुराती हुई बोली, हाँ जी, मैं आपके लिए अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाती हूँ। आप तैयार होकर आ जाइए। मैं मन ही मन उसके प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। कितनी कशिश थी उसके चेहरे पे। मैं सोच रहा था कि भगवान भी कितना मेहरबान है मुझ पर। ये सब मैं मन ही मन सोच रहा था। कविता, आप फिर से कहाँ खो गए? मैं, कहीं नहीं कविता जी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। समझो आज का दिन बढ़िया निकलेगा। ऑफिस की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कविता, बस रहने दो। कल से देख रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही मुझ पर मेहरबान हैं। मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं, कविता जी, आप जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। कविता, सुमेश जी, पर राकेश को तो मैं अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर उसका चेहरा मुरझा गया। शायद कविता और राकेश के बीच सब कुछ सही नहीं था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, कविता जी, वास्तव में आप बहुत खूबसूरत हैं। उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान दोबारा आ गई। कविता, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप फटाफट आ जाइए। मैं, बस अभी आया। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने गेस्ट हाउस से नीचे आया और सामने ही बने राकेश और कविता के घर की ओर चल दिया। बाहर ही राकेश भी मिल गया। हम दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। राकेश बोला, सर जी, आप अंदर आइए, मैं बस अभी आया। शायद वो किसी काम से मार्केट गया था। मैं अंदर आ गया, सामने ही सोफे पर बैठ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कविता और राकेश इस फ्लैट में अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। तभी कविता मेरे पास आई और बोली, सुमेश जी, आपको रात में नींद तो सही आई थी ना? मैं, हाँ कविता जी। तभी राकेश भी आ गया और हम दोनों ने कविता के हाथ के बने गर्मा गर्म आलू के पराठे खाए। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाकर मज़ा आ गया। मैंने कविता की ओर देखते हुए राकेश से कहा, यार राकेश, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपकी तो चांदी ही चांदी है। इतनी अच्छी बीवी है। आपको बहुत बढ़िया खाना खिलाने वाली बीवी मिली है। मेरी बात सुनकर राकेश की प्रतिक्रिया कुछ खास नहीं थी। वो बोला, सर जी, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। जैसा मैंने नोट किया, दोनों की केमिस्ट्री शायद बढ़िया नहीं थी। पर मैं बात को दबा गया। राकेश उठकर बोला, सर जी, मैं फैक्ट्री के लिए चलता हूँ, आप आ जाओ। मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतज़ार करता हूँ। मैं भी राकेश से बोला, बस मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। कविता भी वहीं पास ही खड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले जिस चेहरे की लालिमा चमक रही थी, वहाँ अब उस चेहरे को एक उदासी ने आकर घेर लिया था। मैं वॉशरूम से बाहर आया और फिर कविता के हाथ में अपना फ़ोन नंबर लिखा कागज़ दे दिया। मैं बोला, जब तुम फ्री हो तो बात कर लेना। मैं भी बाहर आ गया और राकेश के साथ फैक्ट्री आ गया। राकेश अब मेरे ऑफिस से निकलकर
फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में चला गया था। मैं अपने केबिन में आराम करने लगा था। तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक प्यारी सी सुरीली आवाज़ मेरे कानों में आई। सोमेश जी, ये कविता ही थी। सुबह जब मैं आ रहा था तो अपना नंबर कविता के हाथ में दे आया था। मैं, कविता कैसी हो? कविता, ठीक हूँ। सोमेश ने कविता से कुछ कहा। कविता, पर ऐसा कैसे संभव है सोमेश जी? और राकेश? मैं, उसकी तुम चिंता ना करो, मैं अभी कोई प्रबंध देखता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ कविता। मैंने फ़ोन काट दिया और उसी वक्त मैंने राकेश को अपने केबिन में बुलाया। हमारी फैक्ट्री की एक शाखा नोएडा के दूसरे इलाके में थी। मैंने राकेश को 2 दिन के लिए वहाँ जाने के लिए बोल दिया। राकेश, ठीक है। सुमेश सर, आप इस फैक्ट्री को देखो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं 2 दिन में उधर का सब सेट करके आ जाता हूँ। राकेश ने जाने से पहले मुझसे कहा, सर जी, आप भोजन हमारे घर ही करेंगे। मैं कविता से बोलकर जाता हूँ और कोई भी कुछ भी समस्या हो तो आप मुझसे बात कर लेना। मैं, ठीक है राकेश जी, आप चिंता ना करो। राकेश भी मेरा भरपूर सहयोग कर रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद यह बात फ़ोन पर कविता को बताई कि राकेश को मैंने आज और कल के लिए दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया है। यह सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। राकेश अपने घर आ गया और अपनी बीवी से बोला, कविता, मेरा ये सामान और कुछ कपड़े पैक कर दो, मुझे अभी दूसरी फैक्ट्री के लिए निकलना है। कविता, राकेश जी, आप क्या कहीं जा रहे हैं? मन ही मन में कहीं ना कहीं कविता राकेश के जाने से खुश थी। मैंने उसे आज की प्लानिंग के बारे में बता दिया था, पर माहौल को संजीदा रखने के लिए उसने राकेश से बड़े प्यार और आत्मीयता से बात की। राकेश, हाँ कविता, मुझे दूसरी फैक्ट्री में जाना है। बस 2 दिन में ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम ठीक से रहना और हाँ, सुमेश जी के दोपहर का भोजन और रात के भोजन का ख्याल रखना। वो हमारे मेहमान हैं। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो कंपनी के सुपरवाइज़र को बोल देना। माँ का भी ख्याल रखना, अच्छे से देखना उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो। कविता, ठीक है राकेश, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब मैनेज कर लूँगी। वो मन ही मन प्रसन्न थी। दोपहर का समय हो गया था। लगभग दोपहर 3 बज चुके थे। राकेश भी दूसरी फैक्ट्री के लिए निकल चुका था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। कविता का फ़ोन था। सुमेश जी, आ जाइए, आपके लिए लंच तैयार है। मैंने कहा, अच्छा कविता, अभी आता हूँ। तुम्हारे हाथों का स्वाद चखने के लिए मैं खुद भी बेचैन हूँ। मैं तुरंत ही कविता के घर की ओर चल दिया। दरवाजे पर ही कविता भाभी मेरा बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं। बातों बातों में मुझे पता लगा कि बच्चा ना होने के कारण राकेश और कविता का रिश्ता आजकल कुछ सही नहीं चल रहा था, जबकि कविता में कोई कमी नहीं थी, बस राकेश में कमी थी। मैंने कविता को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, जल्दी ही भगवान तुम्हारी यह सूनी गोद भर देगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बात करते हुए बहुत टाइम हो गया है, भूख भी लगने लगी है, तुम फटाफट खाना लगाओ, हम सब साथ में खाते हैं। माँ जी भी आ गईं। खाना खाकर मैंने कविता को धन्यवाद दिया और ऑफिस आ गया। ऑफिस आकर सबसे पहले मैंने राकेश को फ़ोन मिलाया। राकेश जी, आप फैक्ट्री पहुंच गए? उधर से राकेश की आवाज़ आई। हाँ सर, मैं इधर पहुंच गया हूँ। आपने दोपहर का भोजन कर लिया? मैंने उससे कहा, हाँ राकेश जी, कर लिया। मैं सही हूँ, आप भी कोई परेशानी हो तो मुझसे बात कर लेना। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस के बाद
एक बार फिर से मैं कविता के पास था। कविता दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। 2 दिन बाद राकेश भी वापस आ गया था। मैं वहाँ 2 दिन और रुका, फिर वापस अपने होम टाउन आ गया। कुछ दिन बाद राकेश का फ़ोन आया कि वो बाप बनने वाला है, तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली। उसी रात कविता ने भी मुझे मैसेज किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके जीवन से सारी परेशानियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए उसने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।